हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु वन चैनल। और आज हम लोग सीरीज़ 5 कर रहे हैं एचआरएम की, जिसका आज का हमारा टॉपिक एचआरपी प्रोसेस एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स से रिलेटेड रहेगा। एचआरपी का इससे पहले भी एक पार्ट 1 ऑलरेडी सीरीज़ 4 में है, जिसमें हम लोगों ने एचआरपी क्या होता है, एचआरपी की इम्पॉर्टेंस, एचआरपी के प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, लेवल क्या हो सकते हैं, वो सब डिस्कस किया था। ये एचआरपी का आपका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम उसका प्रोसेस और फोरकास्टिंग टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले हमने एचआरपी डिस्कस किया था इससे पिछली सीरीज़ में, तो एचआरपी होता क्या है। एचआरपी का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लानिंग प्रोसेस जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि राइट टाइप ऑफ पीपल कौन होंगे, राइट नंबर ऑफ पीपल हमें डिसाइड करने होते हैं, और राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे जहाँ पे भी हमें शॉर्टेज लगती है सूटेबल पर्सन की, हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि प्लान करना ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैन पावर होते हैं उन मैन पावर की प्लानिंग करने को ही हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। और ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें अपना करंट और फ्यूचर एचआर की हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत होगी या मैन पावर की हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत होगी, उन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम एचआरपी बोलते हैं। अब एचआरपी का प्रोसेस क्या है। एचआरपी बेसिकली इस मॉडल के ऊपर वर्क करता है कि सबसे पहले इसमें हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिसाइड करना होता है, एनालाइज करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमें करंट मैन पावर इन्वेंट्री के बारे में डिसाइड करना होता है, यानी कि हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि किस टाइप के मैन पावर की हमें ज़रूरत होगी। तो हम एक मैन पावर इन्वेंट्री प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जब हमारी मैन पावर इन्वेंट्री प्रिपेयर हो जाती है, फिर हम फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई, हम डिमांड और सप्लाई दोनों के लिए प्लानिंग करते हैं, यानी कि फोरकास्टिंग करते हैं कि जो हमने अभी इन्वेंट्री बनाई थी उसके लिए हमें फ्यूचर में जो मैन पावर चाहिए वो बाहर से कितना हायर करना होगा, या ऑलरेडी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अवेलेबल है तो हम कितना सप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, वो हम फोरकास्टिंग करते हैं। उसके बाद हम एक गैप को आइडेंटिफाई करते हैं कि अब हमें डिमांड तो अगर 20 लोगों की थी और सब ऑलरेडी हमारे पास 10 लोग अवेलेबल हैं, इसका मतलब हमें 10 की ही ज़रूरत होगी। तो हम एक गैप देखते हैं डिमांड और सप्लाई के बीच में। गैप जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम एक एम्प्लॉय प्लान बनाते हैं या एक्शन प्लान बनाते हैं कि कैसे हम उस गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। उसके बाद हम जितने लोग हमारे पास जितने लोग हमने प्लान किए होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग देनी होती है, उन लोगों को डेवलपमेंट प्रोवाइड करना होता है, और उसके बाद जो मैन पावर हमने प्लानिंग करी होती है उसको हम चेक करते हैं कि जैसा हमने प्लान किया था हमने वैसा ही अचीव किया या नहीं किया। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला चीज़ क्या थी, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि इसके अंदर हम क्या चीज़ डिसाइड करते हैं। इसके अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ हैं उन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। यानी कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ का मतलब होता है कि जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि हमें बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, या हमें बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना है, या मर्जर करना है, एक्विजिशन करना है, या अपने ऑपरेशंस को हमें रिड्यूस करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, प्रोडक्शन का मेथड कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो जो हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़ होती है ना, हम बेसिकली उनको एनालाइज करते हैं, और उसी के बेसिस पे फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी, और राइट नंबर ऑफ पीपल और राइट काइंड ऑफ जॉब हमारी कैसी होगी, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट स्टेप में। यानी कि अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि अगर हमें एक्सपेंशन करना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, अगर हमें अपने बिजनेस को रिड्यूस करना है तो हमें लोगों को निकालना पड़ेगा, या अगर हम किसी चीज़ को एक्वायर करना सोच रहे हैं तो भी हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी एचआरपी जो होती है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होती है, वो हमारी कंपनी के ब्रॉडर लेवल की स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, और उसी के बेसिस पे हम एचआरपी को स्टार्ट करते हैं। अब जब हमने ये डिसाइड कर लिया होता है कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू आर
कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज़, यानी कि हमने ये डिसाइड करना होता है कि हमें किस वजह से या किस लिए और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में, उससे रिलेटेड हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होता है फिर एनालाइज करना करंट मैन पावर इन्वेंट्रीज को, यानी कि अब यहाँ पे हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें जो करंट मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो हमें अभी हम बात कर रहे हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसका इन्वेंटरी बनानी होती है। इन्वेंटरी का मतलब होता है कि उसमें हमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी प्रोफिशिएंसी चाहिए, कौन कौन से स्किल्स हमें उसमें चाहिए होंगे, किस टाइप का एम्प्लॉय हमें रिक्वायर्ड है। तो हम उससे रिलेटेड क्या करते हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। तो अगर हम उन सब इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड उन सारी इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं, यानी कि एक जगह राइट डाउन करते हैं या इकट्ठा करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं करंट मैन पावर इन्वेंट्री को एनालाइज करना। यानी कि जो हमने डिटरमाइन किया था कि बिज़नेस को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए मुझे 15 लोगों की ज़रूरत होगी, तो वो 15 लोग मुझे कैसे चाहिए होंगे, वो 15 लोगों का एक्सपीरियंस कितना चाहिए, उनकी प्रोफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, स्किल्स कौन से होने चाहिए उनके अंदर, तो हम उससे रिलेटेड इन्वेंट्री प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है जब हमने इन्वेंट्री बना ली होती है, अब हमारे पास इन्वेंट्री बन चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमें डिमांड और सप्लाई को फोरकास्ट करना होता है। यानी कि हमें यहाँ पे ओवरऑल फोरकास्टिंग करनी होती है। ओवरऑल फोरकास्टिंग का मतलब यहाँ हम दो चीज़ों की फोरकास्टिंग कर रहे हैं, एक डिमांड की फोरकास्टिंग और एक सप्लाई की फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में हम बेसिकली क्या चेक करते हैं कि हमें कितने लोगों की डिमांड थी, ठीक है ना, हमने कितने लोगों की डिमांड है। जैसे अभी डिस्कस हुआ था कि हमें 20 लोगों की ज़रूरत थी, तो वो हमारा डिमांड फोरकास्ट करना हुआ कि मुझे 20 लोगों की ज़रूरत है। और सप्लाई फोरकास्टिंग का मतलब होता है यहाँ पर अब आपको ये देखना होता है कि अवेलेबल आपके पास कितना ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि कितने मैन पावर या कितने एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे हैं जिनको आप ऑलरेडी यूज़ कर सकते हो। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो सप्लाई होता है ना, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो इंटरनल सप्लाई भी हो सकता है या एक्सटर्नल सप्लाई भी हो सकता है। इंटरनल कैसे हो जाएगा कि आपने प्रमोशंस दे दिया लोगों को, ट्रांसफ़र दे दिया लोगों को, ठीक है, या आपने लोगों को डिमोशन दे दिया, वो भी आपका इंटरनल सप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें एस्टिमेट करते हैं कि डिमांड कितनी है हमारी, और ऑलरेडी हमारे पास जो अवेलेबल HR रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और क्या उनमें से भी कुछ लोगों को हम फुलफ़िल करा सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट थी उसके लिए। अब जब हमने दोनों चीज़ें एस्टिमेट कर दी कि मुझे 20 लोगों की डिमांड है, उसके बाद हमें गैप देखते हैं। गैप किसके बीच में देखते हैं कि डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना गैप है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो 20 लोगों की ज़रूरत है, और सप्लाई में जब मैंने आइडेंटिफाई किया तो मुझे पता चला कि ऑलरेडी मेरे पास 12 लोग हैं। यानी कि ऑलरेडी मेरे पास अगर मैं 12 लोगों को ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, या 12 लोगों को मैं प्रमोशन दे देती हूँ, या 12 लोगों में से कुछ लोगों को मैं डिमोशन भी दे देती हूँ, तो ऐसे करके 12 लोग अवेलेबल हो जाएंगे मेरे पास ऑलरेडी सप्लाई फोरकास्टिंग में। तो हम क्या देखते हैं, उनके बीच में गैप क्या है। गैप मतलब कि उनमें डेफिशिएट आ रहा है या सरप्लस आ रहा है। अब ये दोनों क्या होते हैं, एम्प्लॉय डेफिशिएट का मतलब होता है कि अब आपके पास कमी आ गई है ना, यानी कि अगर आपको जितनी लोगों की ज़रूरत होनी थी पर आप वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, आपके पास डेफिशिएट है। तो अगर आपके पास कम लोग होंगे तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन करोगे, नए कैंडिडेट्स को हायर करेंगे। बट अगर हमारे पास सरप्लस हो गया, यानी कि ज़्यादा लोग हैं, मुझे 20 लोगों की ज़रूरत थी बट मेरे पास तो बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, मेरे पास तो 25 लोग अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा, तो फिर उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम लोगों को रिटायरमेंट देते हैं, हम लोगों को टर्मिनेट कर देते हैं, या हम लोगों को हम लोगों को डिमोशंस दे देते हैं। यानी कि उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को सरप्लस के अकॉर्डिंग एक्शन प्लान लेंगे। यानी कि इस वाले स्टेप में केवल आपको गैप देखना है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में कितना गैप आ रहा है, और वो जो गैप आ रहा है वो डेफिशिएट पे आ रहा है या सरप्लस पे आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाते हैं या एक्शन प्लान बनाते हैं। यानी कि वही अभी जो मैं बता रही थी आपको, डेफिशिएट देखते हैं या सरप्लस देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारा प्लान बनेगा। अगर डेफिशिएट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र्स देने पड़ेंगे, तो ये हमारा डेफिशिएट पर होगा। बट अगर हमारे पास
सरप्लस है तो हम क्या करते हैं, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम निकाल देते हैं, रीडिप्लॉयमेंट करवा देते हैं, ट्रांसफ़र करवा देते हैं, ले ऑफ करवा देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू अपने गैप के लिए, जैसा हमारा गैप आया था उस गैप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक एक्शन प्लान को बनाते हैं। अब एक्शन प्लान भी बन गया। अब हमने ये भी देख लिया कि 20 की ज़रूरत थी, 12 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थे, और उस 12 में से अब हमें 8 लोगों की ही ज़रूरत पड़ी जब हमने एक्शन प्लान देखा। तो यानी कि हमारे पास कैसा था, डिफिशिएट था। अब हमारे पास जब डिफिशिएट था तो हमने नए लोगों को हायर कर लिया। अब हमने नए लोगों को हायर कर लिया तो हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट तो उनको प्रोवाइड करना होगा। एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है हमेशा हम नए ज्वाइनीज़ को ही ट्रेनिंग या डेवलपमेंट देते हैं। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी भी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट प्लान के बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है वो सबके लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारे वो 20 के 20 लोगों का हमने जो टारगेट बनाया था, उन पूरे 20 लोगों को, चाहे वो हमारा सप्लाई था या वो हमारा न्यू हायरिंग थी, हम उन सारे के सारे लोगों को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, जब हमने उनको ट्रेनिंग दे दिया होता है तो लास्ट स्टेप होता है अप्रेजल ऑफ मैन पावर प्लानिंग। यानी कि फाइनली अब हम अपना मैन पावर प्लानिंग का जो हमने प्रोसेस करा था उसको इवैल्यूएट करते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं कि जो हमने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हमें देना था वही आया या उससे अलग आया। जैसा हमने प्लानिंग के टाइम पे ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, हम उसको फुलफिल तरीके से अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, हम यहाँ पे उसको इवैल्यूएट करते हैं लास्ट स्टेप में। तो हमने पूरे प्रोसेस में बेसिकली क्या किया कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे। ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद हमने मेन इन्वेंट्री बनाई, मैन पर इन्वेंट्री बनाने के बाद हमने डिमांड और सप्लाई फोरकास्टिंग करी, फिर एक गैप को आइडेंटिफाई किया, एक एक्शन प्लान बनाया, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया और लोगों को और लास्ट में अपने प्लान को इवैल्यूएट किया। तो ये आपका HRP का प्रोसेस है। अब HRP में कुछ फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती हैं जिसको हम डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। तो अब इन टेक्निक्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग की फोरकास्टिंग करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ना HRP डिमांड फोरकास्टिंग करनी है या सप्लाई फोरकास्टिंग करनी है, तो वो फोरकास्टिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। मेजर 4 टेक्निक्स हैं आपके पास: मैनेजरियल जजमेंट, वर्क स्टडी टेक्निक्स, रेशो ट्रेंड टेक्निक्स एंड क्वालिटेटिव टेक्निक। मैनेजरियल जजमेंट टेक्निक की बात करें तो ये टेक्निक कौन सी होती है, बेसिकली ये सबसे कॉमन टेक्निक होती है हमारी डिमांड फोरकास्टिंग की। और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि ये जो अप्रोच होती है ये बहुत ईजी अप्रोच होती है। और इसमें क्या करना होता है, इसमें जो मैनेजर्स होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट भेज देते हैं टॉप मैनेजमेंट को कि उनको कितने मैन पावर लोगों की ज़रूरत है। तो सबसे इजी टेक्निक होती है मैनेजरियल जजमेंट, यानी कि जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो एस्टिमेट करते हैं कि उनको कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं वो ये इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को दे देते हैं। और ये जो होता है बेसिकली नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना फ्यूचर वर्कलोड आपके पास है और कितने एम्प्लॉय एफिशिएंसी आपको रिक्वायरमेंट है। तो नॉलेज के बेसिस पे हम ये एस्टिमेट करके बताते हैं। जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट है और HR डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको मालूम है कि ऑलरेडी उसके पास 5 लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन उसके पास वर्कलोड ज़्यादा है, तो यानी कि उसको 2 या 3 लोगों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो वो ये रिक्वायरमेंट आगे टॉप मैनेजमेंट से डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैनेजरियल जजमेंट टेक्निक होती है। और लास्ट में जो टॉप मैनेजमेंट होता है वही अप्रूव करता है कि डिपार्टमेंटल में उन्होंने तो रिक्वायरमेंट दिया था मुझे 3 चाहिए या मुझे 4 चाहिए, बट वो टॉप मैनेजमेंट देखता है कि उनको कितना लोगों को रखना है और कितने लोगों को नहीं रखना है। और ये सबसे ईजी और टाइम सेविंग मेथड होता है क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं होता, केवल आपके नॉलेज के ऊपर बेस्ड है और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है ये वाली टेक्निक। और थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, यानी कि क्वालिटेटिव टेक्निक होता है और ये केवल आपकी स्मॉल फर्म्स में ईजिली अवेलेबल हो जाता है रेदर देन आपकी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस के बेस्ड पे जजमेंट देना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को क्रिएट कर देता है। और एक चीज़ और, मैनेजरियल जो जजमेंट होता है इसको करने के लिए हम 3 अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। एक बॉटम अप अप्रोच, एक टॉप डाउन अप्रोच और एक होती है इसके अंदर पार्टिसिपेटिव अप्रोच। तीनों क्या होती हैं, बॉटम अप अप्रोच होता है जिसमें सुपरवाइज़र टॉप मैनेजमेंट को बताते हैं कि हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, और टॉप डाउन अप्रोच होती है कि जिसमें
जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो अपनी एस्टिमेशन सुपरवाइजर्स के साथ डिस्कस करते हैं, और पार्टिसिपेटिव होता है जिसमें दोनों कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि उनको कितने लोगों को रखना है और कितने लोगों को नहीं रखना है। तो मैनेजरियल जजमेंट बेसिकली 3 अप्रोचेस से आप फॉलो कर सकते हो। सेकेंड दैट इज वर्क स्टडी मेथड। अब वर्क स्टडी मेथड क्या होता है, इसको हम वर्क लोड एनालिसिस भी बोलते हैं। ये मेथड में क्या होगा कि आपको जो भी डिमांड फोरकास्टिंग करनी है वो हम केवल टाइम और मोशन के बेसिस पे करेंगे, यानी कि ये मेज़र करता है काम के बेसिस पे कि कितना काम है और उस काम के अकॉर्डिंग आपको कितने लोगों को रखना है। ये बेसिकली डिसाइड करता है आपका स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट वर्क को। अब जैसे ये है, हमें पता है कि प्लान्ड आउटपुट फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए हमें 50,000 का आउटपुट देना है, इतने यूनिट्स बना के देने हैं, और स्टैंडर्ड आवर्स कितने लगेंगे, एक यूनिट को बनाने के लिए 2 घंटे लगेंगे, और प्लान्ड आवर कितना हो जाएगा, फिर आप 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्टिव आवर्स कितने होंगे वर्कर्स का 2,000, और कितने एम्प्लॉयज़ आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो आपको 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,000 जब आप करेंगे यानी कि 50। तो इससे हमने वर्क के बेसिस पे डिसाइड किया कि हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो वर्क स्टडी टेक्निक बेसिकली वर्कलोड एनालिसिस होता है जो आपके वर्क को मेज़र करता है और उसके बाद टोटल प्रोडक्शन और एक्टिविटीज़ के बेसिस पे डिसाइड करता है कि आपको उस काम को करने के लिए कितने आवर्स की ज़रूरत है टाइम के बेसिस पे, और कितना काम है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि आपको कितने वर्कर्स की ज़रूरत होगी, कितने लेबर्स की आपको ज़रूरत होगी। नेक्स्ट दैट इज़ रेशो ट्रेंड एनालिसिस। रेशो ट्रेंड एनालिसिस होता है जो आपके पास्ट डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, और ये कैलकुलेट करता है रेशोज़ को, आपके पास्ट हिस्टोरिकल डेटा को, और ऑन द बेसिस ऑफ रेशो ऑफ प्रोडक्शन लेवल और नंबर ऑफ वर्कर अवेलेबल हम उसी के बेसिस पे डिमांड ऑफ मैन पावर डिसाइड करते हैं। कैसे, आपके पास एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है नेक्स्ट ईयर का 1,40,000, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर आपको कितने ज़रूरत होंगे, तो हमने बेसिकली देख लिया कि एक यूनिट को बनाने के लिए हमें 200 यूनिट बनाने के लिए हमें एक वर्कर की रिक्वायरमेंट है, तो हमें टोटल चाहिए कितने होंगे, या टोटल हमें दैट मीन्स 700 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपका रेशो ट्रेंड टेक्निक बेसिकली क्या होता है, आपके डेटा पे डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्शन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं, एक रेशो निकालते हैं एम्प्लॉय और प्रोडक्शन का, और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट दैट इज़ क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक। अब क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक्स के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं। एक आता है नॉमिनल ग्रुप, एक आता है डेल्फी टेक्निक, और एक आपके पास आता है रिप्लेसमेंट प्लानिंग। 3 टेक्निक्स आती हैं। नॉमिनल ग्रुप कौन सा होता है, नॉमिनल ग्रुप का मतलब होता है सिंपल कि जिसमें 4 to 5% या मैक्सिमम 7% आपस में बैठते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और उनसे पूछा जाता है कि आपको लेबर फोरकास्टिंग के बारे में अपने व्यूज़ शेयर करने हैं। वो उन व्यूज़ को एक पेपर पे लिखते हैं और एक डिस्कशन करते हैं, तो उसके बेसिस पे यानी कि एक ग्रुप मिलके डिसाइड कर रहा है कि उनको कितने लोगों की ज़रूरत है और कितने लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसमें नॉमिनल ग्रुप का मतलब हुआ हर एक डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ हेड आ जाएंगे या कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आ जाएंगे। वो एक्सपर्ट बैठ के एक डिस्कस करेंगे कि लेबर फोरकास्टिंग करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है। तो हर कोई अपने अपने व्यूज़ लिखता है पेपर पे और उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है, और लास्ट में कंक्लूजन के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि उनको कितना डिसाइड किया है कि कितने लोगों को वो हायर कर रहे हैं। डेल्फी टेक्निक क्या होता है, डेल्फी टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है डिमांड फोरकास्टिंग की। इस टेक्निक में बेसिकली क्या किया जाता है, इसमें ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होते हैं यानी कि कुछ मैनेजर्स होते हैं। उन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को यानी कि मैनेजर्स को अपनी ओपिनियन लिखनी होती है लेबर फोरकास्टिंग के लिए, और उसको फिर वो सबमिट कर देते हैं। बेसिकली डेल्फी टेक्निक और नॉमिनल ग्रुप में क्या डिफरेंस होता है, नॉमिनल ग्रुप में जो पर्सन पार्टिसिपेट करते हैं वो एक जगह पे बैठ के डिस्कशन करते हैं, बट डेल्फी टेक्निक में वो आपस में मिलते नहीं हैं। वो एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो अपने अपने व्यूज़ को, अपनी अपनी ओपिनियन को एक पेपर पे लिख के सबमिट कर देते हैं, और फाइनली उन सबकी जो समरी होती है वो रिव्यू की जाती है फैसिलिटेटर्स के थ्रू। इसमें इसका एडवांटेज ये होता है कि लोग इसमें बायसनेस नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें लोग एक दूसरे की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, सब अपना अपना सेल्फ डिसीजन शो करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, डेल्फी टेक्निक का ये ध्यान रखना कि इसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपस में मिलते नहीं।
नेक्स्ट होता है आपका रिप्लेसमेंट प्लानिंग। रिप्लेसमेंट प्लानिंग का मतलब होता है कि सिंपल टेक्निक है कि जब हम ये देखते हैं रिटायरमेंट हो गया या किसी की डेथ हो गई या किसी का रेजिग्नेशन हो गया या किसी को टर्मिनेट कर दिया, तो उसके जगह पे हम किसी और को रिप्लेस कर देते हैं, तो वो आपका रिप्लेसमेंट प्लानिंग हो जाता है। तो बेसिकली ये आपके पास HRP की फोरकास्टिंग टेक्निक्स थी, और इन टेक्निक्स में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है लेबर लॉ में भी और मैनेजमेंट और कॉमर्स के पेपर में भी। तो प्लीज़ इसको एक बार ढंग से गो थ्रू कर, एक बार दोबारा से देख लेना। कोई भी डाउट अगर आप लोगों को है तो आप उसको, उन डाउट्स को अपने पोस्ट कर सकते हो, मतलब अपने कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो। और आज की क्लास के लिए फिर इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु वन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।